पहाड़ मेरे लिए सिर्फ पहाड़ नहीं है, चिलकती लू में ठंडक देने वाला या सिर्फ घूमने और चंद दिन बिताने की जगह। पहाड़ मेरे लिए पिता है, सिर सहलाने वाला नरम हाथ और पीठ टिकाने का आधार। वो मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, वो सहलाता है मंद मंद मुझे और मेरे ताप वाले दिनों को हौले से गुजर जाने को रास्ता देता है। पहाड़ अपने बदलते मौसमों में मेरे लिए लिखता है प्रेम पत्र और जीवन में उगते रेगिस्तान को विश्वास से भर देता है। पहाड़ मुझे अंत के विरुद्ध अनंत की लय से जोड़ता है। पहाड़ केवल पहाड़ नहीं होता, वो मुझे कभी खाली हाथ नहीं रहने देता। पहाड़ मेरे लिए जिंदगी की तरफ झांकता आकाशदीप है। पहाड़ मेरा मायका है और मायके का मतलब केवल बेटियां ही जानती हैं। नमस्कार दर्शकों, आज के महिला शक्ति कार्यक्रम में खास मेहमान द्वारा लिखी हुई इस भावपूर्ण कविता के साथ मैं हिना जोशी आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम के जरिए हम खास ऐसी महिला मेहमानों को आपसे रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अथक प्रयासों, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के खास मुकाम हासिल किया है और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत और महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। ऐसी ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी सुप्रसिद्ध लेखिका, कवयित्री और सामाजिक कार्यकर्ता गीता गैरोला जी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैम, आपका कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले गीता गैरोला जी को चंद शब्दों में हमारे दर्शकों के मध्य में प्रस्तुत करना चाहूँगी। आप उत्तराखंड की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका हैं। आपको कविता, कहानी, संस्मरण और यात्रा संस्मरण जैसी विभिन्न विधाओं में महारत हासिल है। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के क्षेत्र में अपने विशेष कार्यों के लिए आप जानी जाती हैं। महिला समाख्या कार्यक्रम के जरिए आपने महिलाओं को सशक्त करने हेतु विशेष कार्य किए हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी आपने जंग जीती है और कैंसर पीड़ितों को परामर्श आप देती हैं। सामाजिक कार्यों और लेखन में आपके विशेष योगदान के लिए आपको कई सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें जन कवि गिरधा सम्मान, अमर उजाला द्वारा आपको सम्मानित किया गया, हिंदुस्तान एसटी सम्मान, बिगुल संस्था द्वारा प्रथम गार्गी सम्मान आदि सम्मिलित हैं। जेंडर समानता हेतु महिला विषयों की विशेषज्ञ के तौर पर विश्वविद्यालयों, पुलिस विभाग सहित विभिन्न सरकारी विभागों, दूरदर्शन, आकाशवाणी के कार्यक्रमों में विशेषज्ञ वक्ता और रिसोर्स पर्सन के तौर पर आप आमंत्रित की जाती रही हैं। आईटीबीपी, ओएनजीसी, एफआरआई, दूरदर्शन रेडियो स्टेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी की आप सदस्य भी रही हैं और अभी भी आप कुछ संस्थानों के साथ एज ए मेंबर जुड़ी हुई हैं। आप निर्भीक, निडर और काफ़ी महत्वाकांक्षी महिला हैं जो बेबाक अपने विचार और भाव व्यक्त करती हैं। मैम, आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन महिला शक्ति कार्यक्रम में। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे आपके प्रारंभिक जीवन, आपके बचपन के बारे में आप हमें बताएं। मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ। पहाड़ी बच्चे जैसे पहाड़ी बच्चों का पालन पोषण होता है, मेरा भी पालन पोषण ऐसे ही हुआ। आम जो पहाड़ के लोग होते हैं उन घरों की अपेक्षा हमारा घर थोड़ा संपन्न था। पहाड़ में संपन्नता कपड़ों से उससे नहीं दिखती है, थोड़ा खाने पीने से दिखती है और बच्चों के रहन सहन से थोड़ा बहुत दिखती है, तो वो हमारे घर में था। तो मेरा बचपन रिश्तों के मामले में बहुत ज़्यादा संपन्न था। मेरी 3 दादी थी, दादी मेरी, उसकी देवरानी और उसकी जेठानी। अच्छा। और तीनों दादियों के हम 12-13 भाई बहन थे, तो पूरा कुनबा जो है हमारा, और उनके सबके नेता मैं ही हुआ करती थी। अच्छा। मेरी दीदी थी, दीदी तो सबकी गुरु और फिर मैं उनकी सबकी नेता, शैतानी में नंबर 1। अच्छा। तो बहुत ही संपन्नता से और बहुत ही लाड प्यार से मेरा बचपन बीता है और बहुत ही सांस्कृतिक तौर पर संपन्न मुझे अपना बचपन लगता है। अच्छा, जैसे हमने आपके से जो बातचीत करी और आपकी जर्नी को हमने जाना है, थोड़ा बहुत हमने जाना है, आपके दादा का आपके जीवन में बड़ा रोल रहा है ना? हाँ। उनसे आपने काफ़ी प्रेरणा ली है, उस बारे में हमें कुछ बताएं। मेरे दादाजी सर्वोदयी थे। वैसे तो वो अच्छा। पुलिस में नौकरी करते थे और वो स्टेशन ऑफिसर थे, श्रीनगर से रिटायर होके घर आए थे, लेकिन वो सर्वोदयी विचारधारा को मानते थे। तो हमारे घर में सर्वोदयी लोगों का बहुत आना जाना था। उस जमाने में सर्वोदय आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था, भूदान आंदोलन, ये सब।
तो हमारे घर में लोगों का आना जाना बहुत ऐसे रहता था। तो उनके कुछ मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या बात करते थे, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन दादाजी जो हमको सुनाते थे, जो पढ़ाते थे, जो अखबार पढ़ के सुनाते थे, हमारे घर में बहुत सारी मैगजीन्स आती थी, अखबार आते थे, तो वो दादाजी पढ़ पढ़ के सुनाते थे। मेरी दादी को बड़ा शौक था, वो अनपढ़ महिला थी, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो शिक्षित महिला थी बहुत, अच्छा है ना, उनको बहुत जानकारियाँ थी और बहुत थी, और तो जो है, और उनको पढ़ने का मतलब सुनने का बहुत शौक था, तो दादाजी की ड्यूटी होती थी उनको सुनाने की। तो वो सब चीज़ें थी जिन्होंने मेरे बचपन को बनाया और मुझे आज यहाँ पर लाके बिठाया। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा आपको उनसे मिली है। मैम, अगला प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, साहित्य के क्षेत्र में एक आप जाना माना नाम है। मैम, साहित्यिक जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई, कहाँ से ये इसका जो प्रेम है आपका साहित्य के प्रति कहाँ से शुरू हुआ? हमारे घर में बहुत पढ़ने लिखने का माहौल था। मुझे नहीं पता कि वो साहित्य होता था कि नहीं होता था। हाँ जी। लेकिन मेरे दादाजी को पढ़ने का बहुत शौक था, मेरी माँ को पढ़ने का बहुत शौक था, मेरे पिताजी को पढ़ने का बहुत शौक था। और हमारे घर में उस समय क्या कहते हैं, कर्म भूमि एक अखबार था जो कोटद्वार से छपता था, वो आता था, ब्लीड जाता था वहाँ से, बम्बई से वो साप्ताहिक आता था, वो कई कई दिन में बाय पोस्ट हमारे घर पहुँचता था। तो मेरे और मैगजीन आती थी। मेरे पिताजी या मेरे दादाजी जब पौड़ी पेंशन लेने जाते थे तो मेरी माँ के लिए किताबें लेकर के आते थे। तो बहुत ऐसे सरिता, माया और निहारिका, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में उस समय आया करती थी। तो माँ पढ़ती थी, उसे बिना पढ़े नींद नहीं आती थी, दादाजी को बिना पढ़े नींद नहीं आती थी। तो एक तरह से हाँ, बचपन से ही जो है माहौल पढ़ने लिखने का जैसे माहौल था। और वो साहित्य था या नहीं था ये नहीं पता, ये बाद में अंदाज़ा लगा के वो साहित्यिक तरफ जो हमारा साहित्य के ओर जो मेरा रुझान था वो बचपन से ऐसे पैदा हुआ। ओके, तो आपके इस क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में आप निपुण हैं, तो सबसे पहला लेख आपको याद है, कुछ हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें, कौन सा था, कब प्रकाशित हुआ, इस बारे में आप हमें बताएं। मेरा सबसे पहला एक कहानी, हम लोग मेरठ में रहा करते थे, मेरे पिताजी उस समय पुलिस लाइन मेरठ में आ रहे थे, तो वहाँ पर जो है एक अलकनंदा करके एक मैगजीन निकला करती है, अभी भी निकलती है, वो दिल्ली से निकलती है। तो उन दिनों मैं शिवानी को पढ़ रही थी, तो शिवानी का बड़ा ही प्रभाव था, बिल्कुल शिवानी के जैसे नकल करके एक कहानी लिख दी जो हमारे गांव की सच्ची कहानी थी। वो कहानी अलकनंदा में डाली, वो छप गई, है ना। तो वो उस समय मुझे लगता है शायद मैं 11 में पढ़ती थी, 10 या 11 में पढ़ती थी, 11 में पढ़ती थी। तो वो छप गई। तो जब वो छपी तो मेरे तो हौसले बहुत ही ज़्यादा बुलंद हो गए। उसके बाद कादम्बरी में 1-2 कविताएं छप गई, फिर उसके बाद तो वामा में छपी, हिंदुस्तान में छपती थी, और बहुत सारी मैगजीन में, युगवाणी में मेरी कविताएं छपती थी। युगवाणी में तो अब बहुत दिनों तक लगातार लिखती भी रही मैं, लगातार मेरे ट्रैवलॉग भी युगवाणी में लगातार धारावाहिक छपे। तो ऐसे बहुत सारे मैगजीन में, हंस में छपी, कथादेश में छपी, वामा में छपी, वामा मुझे बहुत अच्छी लगती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपी। धर्मिक में कभी मेरे को छपने का मौका नहीं मिला क्योंकि धर्मिक बाद में बंद हो गया था, लेकिन लगातार जब भी लिखा और भेजा तो वो छप गया, और लिखा और रखा रहा, भेजा नहीं तो वो पड़ा रहा ऐसे ही। लेखन के क्षेत्र में आप निपुण हैं मैम, है ना, और भावों की अभिव्यक्ति तो आप बहुत अच्छे से अपने करती हैं, लिखती बहुत अच्छा है, इस पर हम ज़रूर आगे चर्चा करेंगे। अब हम जानना चाहेंगे आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आप जिसे मानती हैं, महिला समाख्या कार्यक्रम में आप जुड़ी और जिसको अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मानती हैं। इस दौरान आपने महिलाओं के लिए विशेष तौर पर काम किया। महिला समाख्या कार्यक्रम क्या था और किस तरह से आपने महिलाओं के लिए इस दौरान काम किया, और अनुभव कैसा रहा आपका वो? महिला समाख्या मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। एक बात बस मैं कहना चाहती हूँ कि जो लिखना होता है वो कभी कोई निपुण नहीं होता लिखने में, वो हमेशा सीखता रहता है। जितना हम पढ़ते हैं उतना हम सीखते हैं, है ना। तो लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ने के लिए साहित्य के और किसी भी तरह का साहित्य हो उसके टच में रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो महिला समाख्या था, मैं थोड़ा बहुत उससे पहले लिखा करती थी, लेकिन अचानक मेरे को महिला समाख्या में जुड़ने का मौका मिला। उत्तरा महिला पत्रिका निकलती थी नैनीताल से, उसके लिए एक इंटरव्यू, मैं उत्तरा महिला पत्रिका से जुड़ गई थी, तो उसके लिए मुझे एक इंटरव्यू करना था। भवानी भाई जी जो सर्वोदयी आंदोलन में, शराबबंदी आंदोलन के प्रमुख हुआ करते थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी का बायां हाथ उनको, दाहिना हाथ उनको कहा जाता था शराबबंदी आंदोलन का। तो भवानी भाई जी का इंटरव्यू लेने में ठक्कर बाबा छात्रावास गई टिहरी में, ये है 89 की बात है। तो वहाँ पर बिहारी लाल जी बैठे हुए थे, लोक जीवन विकास भारती बूढ़ा केदारनाथ में उनकी संस्था है, अभी भी है वो संस्था, भाई जी तो नहीं है अब। तो भाई जी ने मुझे कहा कि आप कौन हैं, मैंने कहा कि मेरा नाम गीता है और मैं इस तरह से। उन्होंने कहा गीता बहन आप महिला समाख्या में काम करेंगी? मुझे नहीं पता था कि महिला समाख्या क्या है। तो भाई जी ने जब बोला तो मैंने कहा क्या करना होगा मुझे, तो कहने लगे कि आपको गाँव में जाके ना महिलाओं के साथ काम करना पड़ेगा।
मैं उन दिनों पारिवारिक तौर पे थोड़ा परेशान थी और मैं घर से निकलना चाहती थी। मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए मतलब ज़िंदगी का इतना अच्छा मौका है, एक तो पहाड़ जिनको मैं जीती हूँ हमेशा, और ऊपर से उनके महिलाओं के साथ में, मेरे लिए तो बिल्कुल सुनहरा मौका था। मैंने तुरंत अपने घर में बात करी अपने पति से और मैंने कहा कि इस तरह से मुझे मौका मिल रहा है, और उसके बाद मैं सीधे लोक जीवन विकास भारती पहुंच गई और सीधे बिहारी लाल जी ने मुझे, भाई जी ने मुझे काम के लिए, कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा जी हुआ करते थे सर्वोदयी, वो अभी तब ऋषिकेश में रहा करते थे, तो कामेश्वर भाई जी के साथ में और डेविड भाई एक कौसानी आश्रम में रहा करते थे, उनके साथ मुझे गोनगढ़ भेज दिया। आरगढ़ गोनगढ़ भिलंगना ब्लॉक का इंटीरियर इलाका है। मैं 10 दिन गोनगढ़, एक तरह से ट्रैक था मेरे लिए, और गांव में महिलाओं के साथ रह करके, गांव के लोगों के साथ रह करके आई, तो मेरे लिए तो दुनिया खुल गई। तो मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था महिला समाख्या, जिसने मुझे पूरी दुनिया के साहित्य से मेरा संपर्क बनाया, पूरी दुनिया की राजनीति से, महिलाओं की राजनीति से, दलितों की राजनीति से, आदिवासियों की, मतलब जो दुनिया के वंचित समूह हैं उनकी क्या समस्याएं हैं उनके बारे में मुझे सिखाया, कैसे काम करना चाहिए, और जो जेंडर असमानता है उसके बारे में बहुत बारीक समझ जो है वो महिला समाख्या की जो ट्रेनिंग है, अलग अलग वर्कशॉप, मीटिंग्स और जो मेरा काम है उसके दौरान मुझे महिला समाख्या से मिली। उससे पहले मैंने एमए किया था 2-3 बार और फिर बीएड भी किया था। तो मुझे लगा कि वो जो पढ़ाई है ना वो मेरी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आई। महिला समाख्या के जो काम है, जो ट्रेनिंग है और जो गाँव की महिलाएँ हैं वो मेरा स्कूल है, उन्होंने मुझे सिखाया। आज भी मैं पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी की उन महिलाओं की हमेशा शुक्रगुजार रहती हूँ जो महिलाएं मेरा स्कूल थी, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया। मतलब आप ये मानती हैं कि पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा जब आप ये जो जर्नी आपकी थी, जो आपने यात्रा करी, गाँवों में घूमना, लोगों से मिलना, महिलाओं से मिलना, उन्होंने आपको असली शिक्षा दी। हाँ बिल्कुल। आपने बताया कि आप अपने पारिवारिक जीवन से ज़्यादा खुश नहीं थी, तो जैसे ही आपको महिला समाख्या से ऑफर आया तो आपने एकदम उसको ऑप्ट किया और आप आगे बढ़ी। क्या कुछ परेशानी आपने देखी अपने? बहुत परेशानियाँ आती हैं जब औरतें घर से बाहर निकलती हैं और जब औरतों को वो घर के अंदर उपलब्ध नहीं होती। जो 24 घंटे का जो लेबर ही कहूँगी मैं, जो घर के अंदर रहता है, जो खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, जब गरम गरम खाना खिलाना, देखभाल करना, तो वो जब घर के अंदर उपलब्ध नहीं होता तो घर वालों को तो दिक्कत होती ना। तो जब घर वालों को दिक्कत होती तो नेचुरली परंपरागत तरीके से उनको देखने की आदत नहीं होती कि महिलाएं ऐसे गांव-गांव में जाती हैं, भटक रही हैं, तो हमको अच्छा नहीं माना जाता था। हमारे अच्छे चरित्र की महिलाएं नहीं कहा जाता था हमको, क्योंकि हम गांव-गांव में भटकती थी और गांव के लोग भी हमें बुरे चरित्र की कहते थे कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, क्या कर रही हैं, क्योंकि गाँव की तो अपनी सुरक्षाएँ, अपनी पॉलिटिक्स होती है। तो दोनों तरीके से बहुत दिक्कतें आई। खैर हमने किसी तरह से बहुत ही रचनात्मक तरीके से उस लड़ाई को लड़ा, और बाद में जो लोग परिवार के अंदर मेरा विरोध करते थे या मेरे जैसी बहुत सारी महिलाओं का, हजारों महिलाओं का विरोध करते होंगे, वो महिलाएं जब इस तरह से निकलती हैं और अपने आप को प्रूव करती हैं तो परिवार के अंदर उनकी एक अहमियत होती है। बाद के दिनों में ये हुआ कि उस परिवार के अंदर मेरे बिना उसके क्या कहते हैं सलाह मशवरे के वो पूछते थे मुझे, मेरे ससुर लोग भी पूछते थे कि भाई जरा गुरुजी से पूछ लो कि क्या कहना चाहती है। अच्छा। और मेरी सास जो है वो हमेशा कहती थी कि ये कभी गलत को गलत कहती है, सही को सही कहती है, कभी गलत का साथ नहीं देगी, इसलिए इससे पूछो कि क्या करना है। तो मेरा एक जो माइनस पॉइंट परिवार के अंदर था, जो मेरे को एक पहाड़ में एक हंडकने वाली, घूमने वाली, आवारा ऐसे महिला कहा जाता था, वो एकदम चेंज हो गया। मेरा पूरा जो परिवार के अंदर जो अस्तित्व था वही बदल गया। हाँ जी। और समाज के अंदर तो बदलना ही था क्योंकि समाज के साथ काम कर रहे थे, लेकिन परिवार के अंदर भी बदला। लेकिन आप इस पे ज़रूर ये मानती हैं मैम कि अपनी आवाज़ आपको खुद बनाना होगा, अपनी आवाज़ को खुद ही उठाना होगा, किसी के भरोसे आप नई जीवन को नहीं जी सकते। बहुत सावधानी से उठानी होती है। हाँ, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको खटना पड़ता है, परिवार के साथ भी खटना पड़ता है और बाहर भी आपको खटना पड़ता है, आपको प्रूफ करना पड़ता है, परिवार में, बच्चों के साथ में, पति के साथ में, ससुराल के साथ में, मायके के साथ में, समाज के जो अपने दायरे होते हैं परिवार के उसके साथ में, प्लस समाज में जो आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपको लगातार खटना पड़ता है। और खट के आप जब निकलते हो तो फिर उसके बाद में आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही आपकी जो स्वीकृति है वो बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पहचान आपको खुद बनानी होती है और आपने ऐसा ही किया। ये महिला समाख्या कार्यक्रम के दौरान आपने जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता पर विशेष काम किया है
और वंचित वर्ग की महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए आप उनकी आवाज़ बनी हैं। क्या कुछ आपने उस दौरान किया या आगे किया, और क्या अनुभव आपका रहा, और क्या कुछ आपने देखा उस दौरान? देखिए, महिला समाख्या के काम की बहुत लंबी कहानी है। हाँ वो जी। महिलाओं को उनके हक अधिकार के लिए शिक्षा के द्वारा, क्योंकि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर था, हाँ वो सरकार का प्रोजेक्ट था, सरकारी कार्यक्रम था, वो MHRD का प्रोजेक्ट था, तो उसकी बहुत लंबा विस्तृत चला जाएगा। लेकिन हाँ जी। मेरा ये कहना है कि उस तरह के कार्यक्रम जो लैंगिक असमानता के लिए काम करते हैं, स्त्रियों के हक अधिकार के लिए, वंचितों के हक अधिकार के लिए काम करते हैं, उस तरह के कार्यक्रमों को आप एक लिमिटेड 20 साल के किसी कार्यक्रम में, प्रोजेक्ट में, 30 साल के किसी प्रोजेक्ट में नहीं आंक सकते, है ना, क्योंकि उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही क्वालिटेटिव होते हैं, और क्वालिटेटिव रिजल्ट को आंकना बहुत मुश्किल होता है ना। क्वांटिटेटिव, क्योंकि हमारे सरकार को और हमें खुद, जो हम एकेडमिक लोग होते हैं, वो होते हैं, जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हमको क्वांटिटी चाहिए होता है कि कितनी क्वांटिटी में क्या हुआ। वो महिला समाख्या जैसे कार्यक्रम के अंदर क्वांटिटी बाद में आई, पहले क्वालिटी आई जी। तो क्वालिटी को आंकना बहुत मुश्किल है, और क्वालिटी जितनी धीरे धीरे बढ़ती है ना, उतनी जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाती है। तो इस तरह के कार्यक्रमों की सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, जितने बाकी इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा लगातार काम किए जाने की ज़रूरत है लैंगिक समानता के लिए। हाँ जी। है ना, कोई किसी कार्यक्रम को हम शुरू करें और उसके बाद उसको बोलें कि बहुत परिवर्तन आ गया, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। एक निश्चित परिवर्तन आता, पूरे समाज के अंदर तो नहीं आता ना। हम तो महिला समाख्या में 8 ब्लॉक में काम करते थे, 8 जिलों में काम करते थे, 25 ब्लॉक में काम करते थे, 25,100 गाँव में काम करते थे। तो उतने गाँव में तो कहेंगे यहाँ तो 15,000 गाँव हैं, है ना, क्या कहते हैं, जो है 95 ब्लॉक हैं, 15,000 गाँव में, इतने गाँव में हम कैसे उसको आंक सकते हैं? वो तो एक छोटा सैंपल हुआ ना, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत काम हुआ, और बहुत काम, और लगातार काम किए जाने की आवश्यकता है। सरकारें, ऐसा नहीं है कि सरकारें इस पर काम नहीं कर रही हैं, वो काम कर रही हैं। सरकारों के जो बजट होते हैं उसमें भी जेंडर बजटिंग होती है, लेकिन जेंडर के लिए काम करने के लिए एक निश्चित नज़रिया होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एक संवेदनशील नज़रिया होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मानसिक तौर पे तैयार किया जाना चाहिए सब लोगों को। वो लोग भी जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, परियोजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो लोग भी जो बजटिंग करते हैं, वो लोग भी जो इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी एक निश्चित तैयारी होनी चाहिए, मानसिक तैयारी। और वो मानसिक तैयारी कहाँ से होगी? कैरिकुलम से। तो जब हमारे पाठ्यक्रम जेंडर फ्रेंडली होंगे तो फिर लोग जेंडर फ्रेंडली होंगे। तो हमारी ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है कि हमारी जो स्कूल पाठ्यक्रम है, चाहे वो पुलिस का पाठ्यक्रम हो, चाहे वो IAS का है, चाहे IPS का है, वो चाहे इंस्टीट्यूट का है, वो जेंडर फ्रेंडली होना चाहिए, उसमें जेंडर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये हमारी मांग है, हमेशा से रही है। तो जो है जेंडर के लिए, और जहाँ तक हमारी बात है, आज की तारीख में हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं। लड़कियां कहाँ से मिलेंगी जब हम पैदा ही नहीं कर रहे? हम तो 2 लड़कों की बात स्टॉप कर देते हैं, अगर पहले लड़की हुई है तो दूसरा हमारा लड़का ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। ये तो कुदरत तो ऐसा नहीं करती ना, कुदरत के तो अपने तरीके हैं, है ना, पैदा करने के अपने तरीके हैं। तो कुदरत को हम चैलेंज कर रहे हैं, और उसके बाद हम रो रहे हैं कि हमको लड़कियां नहीं मिल रही हैं, है ना। तो लड़कियां मिलेंगी कहाँ से जब हम लड़कियां पैदा नहीं करेंगे? ये तो अभी बहुत बड़ी समस्या आजकल है, अभी आगे आने वाले दिनों में ये ज़्यादा होगी। हालांकि सरकार ने इस पर बहुत ध्यान दिया है, और जितने भी जो हमारे जो सिस्टम है, जो पूरा ढांचा है हमारा, स्वास्थ्य विभाग का ढांचा है, और जितने भी ढांचे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी का ढांचा हो, चाहे कोई भी हो, जो जच्चा बच्चा तक और हॉस्पिटल तक जहाँ पर होता है, वहाँ पर वो उनके पास सारे आंकड़े रहते हैं। उसके बाद और ये भी कहा गया है कि क्या कहते हैं, हमें जेंडर समानता के लिए काम, उसमें भी उन ढांचों के अंदर भी, उन इंस्टीट्यूट में भी, हमें संस्थानों में भी काम करना है। लेकिन क्या कहते हैं, कैसे काम करना है ये नहीं पता हमें। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, चाहे हम महिलाओं हों, चाहे हम पुरुष हों, चाहे हम सरकार में काम कर रहे हों, चाहे हम राजनीति में, हमारे दिमाग में तो ये पितृसत्तात्मकता, जो बेटा प्रमुख है, वो तो कहीं जाती नहीं है ना जी, वो तो कहीं जाता ही नहीं है, वो तो कूट कूट के भरा हुआ है। तो जब तक वो कूट कूट के भरा रहेगा, हम कितना भी जेंडर समानता के लिए काम करेंगे, हमारी मेंटल कंडीशनिंग वही रहेगी कि हम लड़का पैदा करें। बिल्कुल। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस बीच पहल करी है, और बहुत सारे लोगों की लड़कियां ही लड़कियां हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ पर 2 लड़कियां हैं, तो उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी
जी बिल्कुल, इस पे काम होना बहुत जरूरी बहुत है। सरकार, जरूरी है, संस्थाएं तो लगातार काम काम कर होना ही जरूरी रही है, हैं। क्योंकि ये बिल्कुल। ढांचों के परिवर्तन, समाज के मानसिकता को परिवर्तन करने की बात है ना, जी, तो इसमें तो बिल्कुल। लगातार काम किए जाने की जरूरत जी है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा आपके लेखन की तरफ बढ़ते हैं मैम। आपने एक मलियों की डार करके आपका संस्मरण आया, जो पाठकों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। मलियों की डार, इसका मतलब पहले हम जानना चाहेंगे, और इस पे आपने अपने बचपन की जो आपकी जर्नी है, जो आपने पहाड़ों में देखा जीवन, उसके बारे में आपने, वो संस्मरण आपका इससे रिलेटेड है, इसके बारे में हमें बताएं। मलियो एक पक्षी होता है जो पहाड़ों में रहता है, बहुत इंटीरियर में, कबूतर जैसा होता है, पर कबूतर की उड़ान कच्ची होती है, इनकी उड़ान बड़ी पक्की होती है। तो जब पहाड़ों में बर्फ, मतलब पाला जम जाता है, उनको खाने पीने को नहीं मिलता, तो वो सारे के सारे डार की डार, मतलब झुंड के झुंड भाबर जाते हैं घाम तापने के लिए, धूप सेकने के लिए। ऐसे कहती, दादी कहती थी कि मलियो घाम तापने भाबर जा रहे हैं, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता। तो ऊंची जगह से मैदानी निचले इलाकों में जहाँ धूप रहती है। तो जब वो चलते हैं ना, वो नवंबर के महीने चलती है डार, तो उस समय वो पूरे खेत के खेत गेहूं चुग जाते हैं, लोगों का राशन पानी ढूंढता रहेगा, वो चुग जाते हैं। तो वो पूरी मलियों की डार है। वो मलियों की डार मैंने नाम इसलिए रखा है क्योंकि हम जो है ना, दादी कहती थी कि लड़कियां जो है मलियों की डार होती हैं। वो कहती थी हमेशा कि राम मेरी मलियों, जब हम जितने भाई बहन थे, हमने लड़कियों को कहती मलियों की डार, क्या मेरी मलियों की डार है, ये कहीं उड़ के चली जाएगी दूसरी जगह। एक तो ये, और दूसरी तरह मैंने उसको इस तरह भी लिया कि विस्थापन है ना हमारे उत्तराखंड में जी, तो हम ऐसे मलियों हैं जो लौट के नहीं गए। हाँ जी, है ना, हम वो तो मलियों आते हैं, घाम ताप के चले जाते हैं, लेकिन हम ऐसे मलियों हैं जो यहीं बस गए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस संस्मरण में आपने खास तौर से अपने बचपन का जिक्र किया, क्या कुछ आपने इसमें बेसिकली वो मेरे 10 साल तक का जो यादें हैं, बच्चे, छोटे बच्चे, मेरी उम्र के बच्चे, मेरे बाद की पीढ़ी जो थी उसके बच्चे, वो कैसे खेलते थे, कैसे खाते थे, कैसे पढ़ते थे, घर के अंदर कैसे उनकी स्थितियां थी, कौन कौन से, अगर वो देवता नचाते थे तो कैसे, तो भाई गांव में तो देवता नाचते हैं ना, तो बच्चे भी नकल उड़ाते थे, हम भी नकल उड़ाते थे कि देवता कैसे नाच रहे हैं। तो वो बचपन की सब चीज़ें, है ना, गांव में कैसे ढुंगली बनती, एक ढुंगली जैसे दाल बाटी आजकल बहुत प्रसिद्ध है, हम खाते हैं, राजस्थानी है ना, लेकिन हमको नहीं पता कि पहाड़ में भी ढुंगले बनते थे, उनको ढुंगली बोलते थे हम, है ना। तो वो बाटी और दाल गांव में भी बनती थी। वो कैसे बनते थे, लोकगीत कैसे होते थे, मेरी दादी खुदेड़ गीत जो है वो कैसे लगाती थी खेतों में, है ना, और क्या कहते हैं, मतलब वो सब चीज़ें मैंने याद करके उसमें लिखी हुई है, वो संस्मरण है बचपन के। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से डॉक्यूमेंट है वो। और उसमें मैंने इसीलिए रखा है कि हम जो प्रवासी हैं वो अपनी जड़ें ही ढूंढ रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ जड़ें ढूंढेंगे भाई, यहाँ तो हमारा एक छोटा सा घर है ना, और कुछ है ही नहीं। वहाँ तो हमारा घर था, जमीन थी, है ना, नाम था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस एक घर है। हमारे बच्चे कहाँ अपनी जड़ें ढूंढेंगे, वो क्या कहेंगे अंततः कि हम फलानी जिले के रहने वाले, उन्हें पता भी नहीं कि कौन से जिले में कहाँ पर घर है उनका। हाँ जी, तो वो जड़ विहीन बच्चे हैं। जी बिल्कुल। नंदा देवी राजात यात्रा, जो कि 12 वर्षों में एक बार होती है, सन 2000 में आप उस यात्रा का अहम हिस्सा रही है, शुरू से लेकर अंतिम तक, जहां इस यात्रा में महिलाओं का होना वर्जित माना जाता था। इस भेदभाव को भी आपने दूर किया, इस बारे में हमें बताएं। इस दौरान आपकी यात्रा कैसी रही, क्या अनुभव रहा, और सामाजिक तौर पे आपने क्या कुछ फेस किया, चैलेंजेस? नंदा देवी राजात में महिलाएं कभी नहीं जाती, वर्जना थी उनके लिए। वाण तक जाती थी, और फिर उसके बाद में रूपकुंड कह रही हूँ, बेदनी से नीचे, बेदनी तक जाती थी महिलाएं, और उसके बाद नीचे लौट आती थी। उसके बाद पुरुष जाते थे। बहुत सारे मिथ थे की महिलाओं के। एक तो जो महिलाओं का जो माहवारी वाला मिथ है वो था कि उनको माहवारी होती है, छूत होती है, इसलिए देवी नाराज हो जाती है। एक तो ये। दूसरा मिथ ये था कि वहाँ फूलों की होते हैं, फूल में खुशबू आती है, उससे बेहोश जाते। तो फूलों की खुशबू तो पुरुषों को भी लगती है ना भाई, है ऐसा थोड़ी कि औरतों को अलग खुशबू लगेगी और पुरुषों को अलग लगेगी, और इनकी बेहोशी अलग और उनकी बेहोशी अलग है। तो ये सब चीज़ें थी, वर्जना थी, मतलब सामाजिक वर्जना थी, धार्मिक वर्जना थी, दोनों वर्जनाएं थी बड़ी ज़बरदस्त। तो जब मुझको वहाँ नंदा देवी राजात में जाने के लिए कमल जोशी ने मोटिवेट किया। अच्छा। हाँ, कमल जोशी बहुत अच्छे पत्रकार हुआ करते थे, मेरे तो परिवार का सदस्य था वो। तो उसने वो हमेशा कहता था कि वहाँ जाना चाहिए महिलाओं को। हालांकि जिस जात में मैं गई थी उस जात में वो खुद नहीं था, है ना, वो नहीं था उन दिनों। लेकिन उसमें जाने का मोटिवेशन मेरा धार्मिक बहुत कम था। मैं धर्म को बहुत व्यक्तिगत
मसला मानती हूँ। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अभी मैं आपसे बैठी हुई हूँ, मैं सुमिरन करती रहती हूँ। आपको थोड़ी पता कि मैं मन में सुमिरन कर रही हूँ, वही मेरा आध्यात्म है ना, वही मेरा धर्म है। तो मैं कहीं पर भी धर्म को, नंदा देवी को तो मैं कहीं पर भी बैठ के याद कर सकती हूँ, बिस्तर में बैठ के याद कर सकती हूँ, कहीं पर सोते जागते उठते बैठते। वो उसमें मेरे राजात में शामिल होने का मेरा सबसे बड़ा जो था वो था उस वर्जना को तोड़ना। हाँ जी, जो महिलाओं के लिए थी जी। 5 लोग गए थे हम। हाँ जी, बहुत मुश्किल हुई। लोग शुरू हमको पता था कि जो खास तौर पे जो नंदा देवी रात को डोला ले जाते हैं ना, वो लोग नहीं जाने देते। तो हमने क्या करा, उस समय 2 डीएम बड़े जबरदस्त थे, एक तो प्रभात कुमार सारंगी और एक राजीव कुमार अग्रवाल शायद टिहरी में थे, वो चमोली के डीएम थे। वो दोनों भी रात जा रहे थे। तो हमने क्या करा कि जितना प्रशासन शासन था ना, उस सबको हर बार अखबार के सामने आपका क्या कहना है, महिलाओं को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? जरूर जाना चाहिए। महिलाएं तो एवरेस्ट में चढ़ रही हैं तो रात जात क्यों नहीं कर सकती? उनके मुंह से। फिर हमने जितने धार्मिक नेता थे ना, जो डोलियां ढो रहे थे, जो मंदिर के पुजारी थे, जो जहाँ जहाँ पर, उन सबसे पूछा। अमर उजाला का जो पत्रकार था वो हमारा साथ ही चल रहा था, लक्ष्मी, अब तो वो वहाँ हैं जयपुर में, पहले वो यहाँ था। तो वो सारे पूरी टीम हमारे पत्रकारों के हमारे साथ चल रही थी। हाँ भाई जरा बताना, माई जी आप बताइए जाना चाहिए? माई जी कहीं ना बाबा बिल्कुल नहीं जा, माई जी ने साफ मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, है ना। लेकिन बाकी बाबा और जितने डोला ढोलने वाले लोग थे और जितने पंडे पुजारी थे और जितने और बाकी लोग थे, गाँव के लोग थे, क्यों नहीं जाना चाहिए बहन जी? जरूर, मतलब वो सार्वजनिक तौर पे बोलने को तैयार नहीं थे कि नहीं जाना चाहिए महिलाओं को। अच्छा। तो मैंने इस बात का बहुत फायदा उठाया। हर बार जब बाढ़ में गई तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, और वो तो सीधे रोजाना न्यूज़ भेजते थे ना। हाँ जी, है ना। तो हम लोगों ने बहुत जबरदस्त रणनीति अपनाई और हम 5 महिलाएं अंत तक होमकुंड तक यात्रा करके आए। ओवरऑल आपका ये अनुभव बहुत अच्छा रहा। और बहुत खराब। हमारे पास ना टेंट था, ना खाने के लिए कुछ था, कुछ नहीं था हमारे पास। हम बहुत ही कम रिसोर्सेज में वहां तक गए थे। बहुत खूब मैम। मैम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी आपने जंग लड़ी है और जीती हैं आप उस जंग को, और कैंसर पीड़ितों को भी परामर्श देती हैं, और इस पर एक किताब भी आपने निकाली है, एक कैंसर सर्वाइवर की कहानी, अनहदनाद, गूंजे अनहदनाद। इस पर हमें बताएं किस तरह से आपने जंग जीती, कहाँ से इतना आत्मविश्वास आत्मबल आपने अपने अंदर बनाए रखा? मैं इसको बहुत छोटे में निपटा देती हूँ जी। हाँ, ऐसा है कि जब आपको कैंसर, किसी को भी कैंसर होता है ना, वो सुनता है कि उसे कैंसर हो गया तो वो ना तुरंत डर जाता है और मरने लगता है। उसका दिमाग में डर जाता है ना, दिमाग मरने लगता है। तो मैंने क्या किया ना, अपने दिमाग को नहीं मरने दिया। हाँ जी, है ना। तो कोई भी बीमार है, अगर उसका दिमाग सजग है तो वो कभी नहीं मरेगा, बिल्कुल, और कभी भी बीमारी से हारेगा नहीं। तो मैंने अपने दिमाग को नहीं मरने दिया। तो मैं हमेशा कैंसर सर्वाइवर को या कैंसर के पीड़ित लोगों को बोलती हूँ कि तुम ना, जो डर है ना तुम्हारा, मौत का डर, मरना तो हमने कैंसर से बच जाएंगे तभी भी मरना ही है ना। हमारी बूटी खा के तो दुनिया में कोई आया ही नहीं है ना। तो फिर जो है, जो हम दिमाग को मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब चाहे दुनिया यहाँ से हो जाए, मैंने कैंसर से नहीं मरना, है ना। मैं और किसी बीमारी से मर जाऊंगी पर मैंने कैंसर से मरना नहीं है। बस कैंसर से मैंने इसको खदेड़, मेरे को 3rd स्टेज में डिटेक्ट हुआ था और मैं उससे लड़ी, दवाइयाँ करी। हालांकि कैंसर का मरीज जो है वो आर्थिक तौर पे बहुत खाली हो जाता है और कई बार मर भी जाते हैं लोग बाग, हाथ में कुछ नहीं आता, पैसा भी जाता है और व्यक्ति भी जाता है। लेकिन मैं हूँ, अभी चल रही हूँ, काम भी करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ काम करती हूँ, लेखन भी करती रहती हूँ। जी, आपके इस जज्बे को सलाम मैम। मैम जाते जाते समय अवधि कम है, हमारे जो दर्शक हैं और जो आपके प्रिय पाठक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, या जो लेखन के क्षेत्र में युवा या लोग जो एक्टिव हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? 2 संदेश है मेरे। एक तो ये है कि जिंदगी में मौके सब किसी को मिलते हैं। कोई ऐसा, दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको मौका नहीं मिलता होगा। मौके को पहचानना की समझ हमारी होनी चाहिए और उस मौके को पहचान कर उसको लपक लेने की समझ होनी चाहिए, बस। और दिक्कतें बहुत आती हैं, दिक्कतें से अगर हम डर गए तो बस मर गए, है ना। तो वो एक तो ये कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मौका आता है तो आप हाथ से मत जाने दो, बस लपक लो, उस मौके को पकड़ लो। मैंने भी पकड़ा ना, मैंने महिला समाख्या का दामन पकड़ करके निकल गई मैं घर से बाहर, है ना। और उसके बाद मैं अब घर में ही हूँ। ऐसा थोड़ी कि मैं उस घर से बाहर निकली तो उन्होंने मुझे निकाल ही दिया, है ना। हाँ। तो जो है एक बात तो ये, और दूसरी बात जहाँ तक लिखने का सवाल है, लिखना कोई क्या कहते हैं, मैं ऐसा हुनर नहीं है कि आपने रोज़ मतलब आपको जो है ना, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो ऐसा हुनर है कि जो आपके प्रैक्टिस से पैदा होता है। तो लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप पढ़ते हैं तो आप अच्छा लेखन करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग की व्यापकता बढ़ेगी, आपकी समझदारी बढ़ेगी, आपके शब्दों का भंडार बढ़ेगा, आपको व्याकरण की समझ आएगी, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की समझ आएगी, है ना। आप कहना सीखोगे, लिखना सीखोगे। तो लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी लोग हैं उनके लिए मेरा यही एक संदेश है कि वो लिखने के लिए पहले पढ़ना शुरू करें। सब यही बोलते हैं, एक मैं नई नहीं हूँ, जितने भी लोग हैं जो जिनसे पूछा जाता है वो सब यही कहते हैं कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी बहुत पढ़ा है। जी बिल्कुल, इसीलिए आज आपका नाम है, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुई महिला शक्ति कार्यक्रम में और इतनी रोचक जानकारी अपने जीवन से जुड़ी आपने हमसे साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। गीता गैरोला जी से जो हमने रोचक बातें करी, जो उनकी जर्नी को जाना, उनके अदम्य साहस को हम सलाम करते हैं और अपनी आवाज़ वो खुद बनी। तो आपसे भी उम्मीद है कि आप भी अपनी आवाज़ को उठाएं और अपने मन की बातों को, कई बार हम लोग किसी से साझा नहीं कर पाते तो उसे लिखना शुरू करें, और लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि गीता गैरोला जी ने हमें बताया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।